और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली में छठ पूजा के आयोजनों को लेकर सतपुड़ा पार्क में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में विवाद छिड़ गया है। आपका आरोप है कि बीजेपी ने छठ घाट निर्माण का काम रुकवाया, जबकि बीजेपी ने आप पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा दिया है। दोनों पक्षों में इस मुद्दे को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। सतपुड़ा पार्क में छठ घाट बनाने से रोका गया, क्यों रोका? आम आदमी पार्टी का ये सवाल है। परमिशन के बाद भी डीडीए ने रोक लगाई, ये कहा जा रहा है। और साथ ही बीजेपी ने आप पर पलटवार किया गया, ये कहा कि आम आदमी पार्टी हिंदू विरोधी है। इस वक्त हम दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज के विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए आपको तस्वीरों में नजर आएगा, खुद सौरभ भारद्वाज जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। ये प्रदर्शन किस बात को लेकर हो रहा है, ये सियासी घमासान पूरा किस बात को लेकर हो रहा है, वो आपको बताने की, समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए आप पीछे तस्वीरों में एक ग्राउंड देख पाएंगे। ये जो ग्राउंड है ये सतपुड़ा ग्राउंड है और यहाँ पर हमने जो आम लोगों से बातचीत की उसमें ये पता चल पाया कि यहाँ पर छठ पूजा के लिए पिछले कई वर्षों से दो पंडाल जो हैं, दो घाट जो हैं वो बनते आ रहे हैं और अब इन्हीं घाट बनाने को लेकर ये जो सियासी घमासान है वो यहाँ पर हो रहा है। आपको जो तस्वीरें हैं सबसे पहले वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो पूरा ग्राउंड है और यहाँ पर अमूमन होता क्या है। देखिए आपको अंदर एक जेसीबी नजर आएगी, आपको अंदर पुलिस बल भी नजर आएगा इस ग्राउंड में। तो यहाँ पर देखिए जन सेवा समिति और छठ पूजा समिति, ये दो अलग अलग समितियां हैं जो छठ पूजा को लेकर यहाँ पर घाट बनाती हुई आ रही हैं। जब हमने बीजेपी से बात की, एक गेट पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, एक गेट पर आम आदमी पार्टी। बीजेपी से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि जन सेवा समिति को डीडीए से परमिशन मिली है यहाँ पर घाट बनाने की, वो लोग यहाँ पर घाट बनाएंगे। हालांकि उसमें आम आदमी पार्टी अड़चन डाल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि छठ पूजा समिति को डीएम से परमिशन मिली है और उस परमिशन के बेसिस पर वो यहाँ पर घाट बनाएंगे और इनका कहना है कि डीडीए उन्हें ये करने से रोक रही है, बीजेपी इनडायरेक्टली उन्हें ये करने से रोक रही है, ये यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कहना है। तो देखिए छठ से पहले दिल्ली में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने सवाल पूछा कि पूर्वांचल के लोग जब यहाँ पर पिछले कई सालों से छठ मनाते आ रहे हैं तो फिर अब डीडीए उन्हें क्यों रोक रही है। सौरभ जी, हम देख रहे हैं कि ये जो ग्राउंड है यहाँ, इसके एक गेट पर आप लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी है एक गेट पर। ये क्या है पूरा मुद्दा, क्या कुछ ये छठ? देखिए गरीब पूर्वांचल के लोग अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और वो गरीब लोग यहाँ पे सालों से छठ पूजा मना रहे हैं। नंबर एक, चिराग दिल्ली का दलित समाज 300 सालों से इस रास्ते को इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की डीडीए ने पिछले 1 महीने से इस रास्ते को बंद कर दिया है। भीम बस्ती की तरफ जो जाता है, जिसको भीम पुलिया बोला करते थे, उस रास्ते को इन्होंने बंद कर दिया है। अब गरीब आदमी जो है यहाँ से निकल नहीं सकता, तो कहाँ से निकलेगा? आप गरीब आदमी को क्या अंदर दबा दोगे, उसको मार दोगे? ये गांव वो गांव है, ये आसपास की जितनी कॉलोनियाँ बसी हैं इस गांव के लोगों की ज़मीनों पे बसी हैं। आप इस गांव के लोगों का दम कैसे घोट सकते हो? और दलित समाज के लोग जो है इस चीज़ से, ये पूरी की पूरी भीम बस्ती है इधर, आप जो है उनको जो है दबा के ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी बात, यहाँ पे अगर पूर्वांचल के हमारे गरीब भाई बहन 8 सालों से छठ मना रहे हैं तो अब डीडीए उनको कैसे रोक सकती है? इनके पास बाकायदा परमिशन है, दिल्ली सरकार से इनका पैसा पिछले 8 सालों से आता है, ये लोग छठ मनाते हैं। अब इसको रोकने का क्या मतलब है? क्या राजनीति की जा रही है? ये तो गलत है। तो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब दे रही है। बीजेपी काउंसिलर शिखर राय ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के लोग जेसीबी लेकर आए थे और घाट नहीं बनाने दिया गया। इतनी राजनीति होती है यहाँ पर कि पिछले कई सालों से पानी तक बंद कर दिया जाता था पिछले, और ये लोग खरीद के घाट में पानी डालते हैं, इसीलिए कि यहाँ के जितने हमारे पूर्वांचल के भाई हैं कम से कम उनके लिए इस महापर्व में अच्छा आयोजन हो सके, उनके लिए ये व्यवस्था बन सके। आज जब परमिशंस के बाद समिति के लोग यहाँ पर जेसीबी लेकर के घाट खोदने आए, अंदर खड़ी है जेसीबी, आप देख लीजिएगा,
तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और उनकी पार्षद जो चितरंजन पार्क से आशा ठाकुर आकर के जेसीबी के आगे लेट गई और उन्होंने वो काम वहां बंद करवा दिया। जितनी लेबर थी यहाँ पर, सुबह 10 बजे से ये ड्रामा यहाँ कर रहे हैं, लेबर भगा दी। हमारे कार्यकर्ता हैं मौर्य, उनको चोटें पहुंचाई। स्वयं सौरभ भारद्वाज के भाई गौरव भारद्वाज ने उनके साथ मार पिटाई की। एमएलसी कटी है, अभी कंप्लेंट दर्ज नहीं हो पाई है, लेकिन एमएलसी तक कट गई। इतनी गुंडागर्दी, इतनी आतंक की राजनीति ये यहाँ पर कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि ये किस बात का बदला यहाँ के पूर्वांचल के भाइयों से ले रहे हैं कि यहाँ पर ये छठ घाट न बने। इसमें इनको क्या इंटरेस्ट है और ऐसा क्यों कर रहे हैं? और चलिए नमस्ते भारत में अब 60 सेकंड न्यूज की शुरुआत करेंगे। बात सबसे पहले होगी जम्मू कश्मीर की, जहां पर सुरक्षा बलों ने 2 एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया और ये दोनों ही एनकाउंटर अलग अलग जगह पर हुए हैं। एक एनकाउंटर अनंतनाग में हुआ तो दूसरा एनकाउंटर श्रीनगर में। श्रीनगर के खानियार इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने खानियार इलाके की घेराबंदी कर दी। तलाशी अभियान शुरू किया गया। इस दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घर से बाहर निकालने के लिए आग लगा दी गई जहां वो छिपे थे। और आखिरकार मुठभेड़ में लश्कर तैयबा का एक शीर्ष पाकिस्तानी कमांडर उस्मान उर्फ छोटा वली ढेर हो गया, जबकि 4 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। तो जिसकी तस्दीक उस्मान लश्करी अलियास छोटा वलीद के तौर पर एलटी का कमांडर था। सेना ने आतंकवाद के खिलाफ जारी अभियान के दौरान दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में भी एनकाउंटर किया। शांगस लारनू इलाके में हल्कान गली के पास ये मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। दोनों टेररिस्ट के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है, जिसमें M4 राइफल, AK-47 राइफल, ग्रेनेड्स, 3 आईडीज और भारी तादाद में एमिनेशन मिला है। देखिए, श्रीनगर में करीब 2 साल के बाद कोई एनकाउंटर हुआ है और इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इनको एनकाउंटर करने की बजाय इनसे पूछताछ करनी चाहिए, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाए। ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा होती है, फिर आतंकवादी वारदातें पूरी तरह से वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग है और उसका जवाब भी दे रही है। राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की खैर नहीं, लेकिन इससे पहले फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में हुई मुठभेड़ को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। 16 अक्टूबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आई, तब से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं और हर हमले के बाद फारूक अब्दुल्ला बयान देते रहे, लेकिन श्रीनगर एनकाउंटर के बाद आए उनके बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है। एक तरफ जहां बीजेपी हमलावर है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के सहयोगी फारूक अब्दुल्ला के समर्थन में खड़े हैं। और अगर सच्चाई है तो आपको ये इनपुट केंद्र सरकार और एलजी के साथ शेयर करें। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश का भंडाधार किया है। कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्र विरोधी शक्तियों का साथ दिया है। बात होगी उत्तर प्रदेश की, जहां पर पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, जिसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी बीजेपी को घेरने का काम कर रही है और अब लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर लगे नए पोस्टर को लेकर सपा ने बीजेपी को घेरने का काम किया है और अब इस पोस्टर युद्ध में मायावती भी कूद पड़ी। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के सामने 1 नवंबर को पहले पोस्टर लगा जोड़ेंगे तो जीतेंगे। एक दिन बाद नया नारा दिया गया, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेंगे और जीतेगी, यानी निशाने पर है सीएम। इससे पहले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके योगी को बटेंगे तो कटेंगे नारे पर हमला बोला। इस नारे ने साबित कर दिया है कि उनकी जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं, अब वो भी खिसकने की कगार पर है। इसलिए ये उनको डराकर एक करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश की सियासत में पोस्टर वार के जरिए नई इबारत लिखी जा रही है। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लिहाजा समाजवादी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग तेज है। देखिए, बीजेपी के लोग चुनाव से पहले नफरत फैलाने का हर चुनाव से पहले काम किए हैं। समाजवादी पार्टी के लोग गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे लफंगों को पुष्पित पल्लवित करते रहते हैं। इनकी कथनी और करनी को प्रदेश जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। इस पोस्टर वार में बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी कूद पड़ी है। वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, वे सुरक्षित भी रहेंगे। चलिए बात करते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव की, जिसको लेकर आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है और इस घोषणा पत्र को बीजेपी ने नाम दिया है
संकल्प पत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची में आज संकल्प पत्र जारी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री आज झारखंड में चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। आज वो सुबह 10 बजे रांची में पार्टी का चुनावी संकल्प पत्र जारी करेंगे। सुबह 11 बजे कोकपाड़ा के नरसिंहगढ़ में चुनावी सभा करेंगे। दोपहर 1 बजे हजारीबाग में जनसभा करेंगे तो दोपहर 2:30 बजे चतरा में उनकी चुनावी रैली होगी। सूत्रों के मुताबिक आज झारखंड के लिए जारी होने वाले घोषणा पत्र, जिसे पार्टी ने संकल्प पत्र का नाम दिया है, उसमें गरीब महिलाओं को गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए देने, पेपर लीक की जांच के लिए पहली कैबिनेट में हाई लेवल जांच कमेटी बनाने, एनडीए की सरकार बनते ही 2,87,000 रिक्त पदों को भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू करने, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नौजवानों को नौकरी की तैयारी करने के लिए 2 साल तक 2,000 रुपए देने, गरीब लोगों को पक्के मकान बनाने के लिए मुफ्त बालू देने, आयुष्मान योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज देने, हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 में सिलेंडर देने, अग्निवीरों को सरकारी नौकरी गारंटी देने, सरकारी कॉलेज से छात्रों और इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले SC, ST, OBC छात्रों को पूर्ण छात्रवृत्ति देने की घोषणा हो सकती है। देखिए, केरल के वायनाड में होने वाले लोकसभा उपचुनाव को लेकर आज कांग्रेस की प्रत्याशी प्रियंका गांधी फिर से चुनाव प्रचार करेंगी। उनके साथ राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। लेकिन इससे पहले प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस के चुनावी वादों पर दिए गए बयान को लेकर पलटवार किया। प्रियंका गांधी वायनाड में अपनी चुनावी प्रचार का दूसरा चरण आज शुरू करेंगी। इस दौरान उनके भाई और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी साथ होंगे। प्रियंका गांधी आज सुबह 11 बजे वायनाड में गांधी पार्क रैली को संबोधित करेंगी। इस रैली में राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे बलाट जनसभा करेंगी। दोपहर 2:30 बजे कोरोम में चुनावी सभा करेंगी तो शाम 4:45 पर हरियूड में नुक्कड़ सभा करेंगी। इससे पहले प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के चुनावी वादों पर पीएम के पलटवार का जवाब दिया। प्रियंका ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि प्रधानमंत्री जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर जो आरोप लगाए हैं वो सत्य से परे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जिस राज्य में जनता से जो वादे किए, अगला चुनाव आने का इंतजार किए बिना सरकार बनते ही उन्हें पूरा करने का काम शुरू किया। प्रियंका के पोस्ट पर बीजेपी ने फिर पलटवार किया है। वो हरियाणा में खूब इन्होंने कहा था, ये जो जितने आप बोल रहे हो ना, ये खूब बोले, जनता ने जवाब दिया ना। तेलंगाना की जनता, कर्नाटक की जनता कह रही है, कांग्रेसी तेरे झूठे वादे पे मारा गया, हाय हाय रे कांग्रेसी। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, शाइना एनसी पर जो उद्धव गुट के सांसद है अरविंद सावंत, उन्होंने जो बयान दिया उसका विवाद अभी तक थमता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अरविंद सावंत ने माफी मांग ली है, लेकिन बावजूद इसके शाइना एनसी ने उद्धव के चुप्पी पर सवाल उठाए। अरविंद सावंत के बयान को शाइना एनसी महिला सम्मान से जोड़ रही है और साफ लफ्जों में कह रही है कि अरविंद सावंत का बयान महिलाओं का अपमान है। शाइना एनसी ने उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। मानसिकता है वहाँ स्पष्ट दिखाई देता है। जब 2014 और 19 में मैं उनके लिए कैंपेन कर रही थी तब मैं लाडकी बहन थी। आज 2024 में मैं अचानक से बन गई इम्पोर्टेड अम्माल। इससे पहले मामले तूल पकड़ता देख अरविंद सावंत ने अपने विवादित बयान के लिए माफी मांगी। जो वक्तव्य हुआ वो वक्तव्य को उसका अलग अर्थ लगाकर जानबूझकर मुझे टारगेट किया जा रहा है। फिर भी मेरे वक्तव्य से किसी को मन को ठेस पहुंची होगी तो मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। हालांकि एक तरफ अरविंद सावंत माफी मांग रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नेता संजय राउत से कह रहे हैं कि कोई अपमान नहीं हुआ है। कोई अपमान नहीं हुआ है। अरविंद सावंत जी हमारे एक बहुत ही बुजुर्ग हमारे साथी और नेता है, सांसद है। देखिए, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने महाविकास अघाड़ी से गठबंधन की उम्मीद अभी भी नहीं छोड़ी है। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के गठबंधन का कभी समर्थन नहीं करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में चुनाव ऐलान से पहले भी महाविकास अघाड़ी को गठबंधन के लिए ऑफर दिया था और आज भी वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि महाविकास अघाड़ी के साथ उनकी बात बन सकती है। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा कि वो महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन का कभी समर्थन नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं कि हम तो कभी बीजेपी का साथ दिए, न कभी देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर जवाब दिया। ये शब्द इसलिए इस्तेमाल हो रहा है ताकि रिपीटेडली सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाए। वक्फ बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा।
हिंदू धर्म के जो आस्थाने हैं, जो उनके टेम्पल्स हैं, वहां पर हिंदू धर्म के लोग होंगे। बहुत अच्छी। यहां पर आप वक्फ बोर्ड में क्यों कर रहे हैं? क्या ये मुसलमानों के संस्थानें नहीं है? मैं आपको हमारे तेलंगाना के एंडोमेंट मिनिस्टर का स्टेटमेंट अभी दिखा देता हूं। मैं आपको आंध्र प्रदेश के एंडोमेंट मिनिस्टर का स्टेटमेंट दिखा देता हूं। देखिए, बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली थी और अब उस व्यक्ति को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई कनेक्शन सामने नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि पुलिस की रिमांड में कई खुलासे हो सकते हैं। पूर्णिया पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स है महेश पांडे, जिसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। इसी ने दुबई के नंबर से कॉल कर पप्पू यादव को धमकी दी थी। पप्पू यादव को धमकी मिलने के बाद से ही पुलिस लगातार इस मामले में तफ्तीश कर रही थी और इसी कड़ी में दिल्ली का रहने वाला महेश पांडे पुलिस के रडार में आया और दिल्ली से ही महेश पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआती पूछताछ में उसने खुलासा किया है कि उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई संबंध नहीं है। कोई लॉरेंस बिश्नोई वगैरह कोई ऐसा कुछ नहीं, अभी तक कोई एंगल नहीं है जिसमें इनका जुड़ाव है। तो डीपी लॉरेंस बिश्नोई का लगा था? नहीं, ये डीपी नहीं लगा थी, ये उनको फोटो के द्वारा जो अभी तक आया है उसमें गैंग का कहीं से कोई नहीं आया है। आरोपी महेश एम्स दिल्ली और रक्षा मंत्रालय की कैंटीन में काम कर चुका है। वो कई सांसदों के सहयोगियों को जानता है। पुलिस उससे हर एंगल से पूछताछ कर रही है। आरोपी ने बताया कि उसकी बहन दुबई में रहती है और उसी के जरिए उसने दुबई से सिम हासिल किया था, जिसका धमकी देने में इस्तेमाल किया। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव को फोन कॉल पर किसी ने धमकी दी थी, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा था। देखिए, दिवाली के बाद अब छठ महापर्व का त्योहार है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छठ पर घर जाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और इसी को लेकर उत्तर रेलवे की तरफ से इन मुसाफिरों के लिए कुछ स्पेशल इंतजाम किए गए। छठ के त्योहार पर जाने के लिए स्टेशन पर भारी भीड़ है। ऐसे में दिल्ली में रेलवे ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। तस्वीर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की है, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 16 से बिहार संपर्क क्रांति को चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, ये बिहार की तरफ जाने वाली सबसे पॉपुलर ट्रेन में से एक है बिहार संपर्क क्रांति। ऐसी कई सारी ट्रेन को हम लोग इस बार प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चला रहे हैं ताकि लोगों को फुटओवर ब्रिज का प्रयोग न करना पड़े। रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण स्टेशन पर विशेष पंडाल लगाए हैं। रेलवे के मुताबिक इस बार पंडाल करीब 1.5 गुना बड़ा लगाया गया। बात करें एरिया की तो पिछली बार से पंडाल का एरिया करीब 1.5 गुना बड़ा है। तो अब पंडाल में सारे अरेंजमेंट्स हैं, पीने का पानी, खान पान, मेडिकल संबंधी सुविधाएं भी हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस बार रिजर्व और अनरिजर्व क्लास को अलग अलग किया गया है। दोनों की एंट्री अलग रखी गई है। और रिजर्व क्लास का सेग्रीगेशन कर दिया है। लोगों दोनों की एंट्री अलग अलग है ताकि क्रिस क्रॉस मूवमेंट ना हो। रेलवे के मुताबिक आने वाले दिनों में भीड़ अगर बढ़ती है तो ऑन डिमांड ट्रेन चलाने के रेलवे तैयार है। बात करेंगे यूपी के रायबरेली की, जहां पर एक रिटायर्ड फौजी की पिटाई का मामला सामने आया था, लेकिन अब इसी को लेकर यूपी में सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल अखिलेश यादव ने पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या आरोपी पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई होगी। रायबरेली में रिटायर्ड फौजी ने चौकी इंचार्ज सहित अन्य सिपाहियों की पिटाई करने का आरोप लगाया। दो पक्षों में हुए विवाद को लेकर रिटायर्ड फौजी थाने पहुंचे। आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने बंद कमरे में पिटाई कर दी। आरोप ये भी लगा है कि चौकी इंचार्ज ने रिटायर्ड फौजी पर ही उल्टा धमकी देने का केस दर्ज करवा दिया। रिटायर्ड फौजी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रोककर अपनी पीड़ा बयां की है। वो घटना पुलिस वालों ने मेरे साथ किया है कि मुझे इतना मारा है कि मैं अपनी जिंदगी में कभी उस चीज़ को भूल नहीं सकता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि अगर हर फौजी के साथ यही होता रहा तो क्या ये देश चलेगा, ये प्रदेश चलेगा। इस मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर यूपी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश ने कहा कि सेना में मेडल पाए फौजी के साथ यूपी में जैसा हिंसक व्यवहार किया गया वो घोर आपत्तिजनक और निंदनीय है। मुख्यमंत्री जी कम से कम फौजियों का सम्मान तो करें। देखना है पूरा थाना सस्पेंड होता है या फिर उस पर बुलडोजर चलाया जाता है। देखिए, बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी, जहां पर उल्हासनगर के बीजेपी जिला अध्यक्ष की तरफ से एक बड़ा और विवादित बयान दिया गया। जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी ने एक बयान दिया है। कहा कि जिन्हें गद्दार कहा जाता है वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं और बीजेपी में आकर सब खुददार हो जाते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में देखिए अब उबाल आ गया इसके बाद और राजनीति की परिभाषा बदल गई है। इस बात का जिक्र करते हुए प्रदीप रामचंदानी ने कहा कि जिन लोगों ने गद्दारी की है वो बीजेपी में शामिल हैं। बीजेपी में आकर सब खुददार हो जाते हैं
और देखिए हैरानी की बात यह है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो बीजेपी के ही जिला अध्यक्ष की तरफ से लगाए गए हैं। उल्लासनगर के बीजेपी जिला अध्यक्ष जिनका नाम है प्रदीप रामचंदानी, उन्होंने अपनी ही पार्टी पर देखिए ये बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी में आकर सब खुददार हो जाते हैं, जिन्हें गद्दार कहा जाता है वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मेरी सहयोगी नम्रता दुबे इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। नम्रता, एक तरफ तो देखिए चुनावी माहौल है और उसी बीच बीजेपी के ही जिला अध्यक्ष बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। इसी को लेकर मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले ये बयान हम दर्शकों को सुना देते हैं कि क्या कहा गया उनकी तरफ से। कोई गद्दार नहीं रहा, जिसको गद्दार कहा जाता है वो मुख्यमंत्री बन जाता है। इसीलिए राजनीति का जो परिदृश्य है वो बदला है। जिनको हम कल गद्दार कह रहे थे, आज वो हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उन्हें हम खुददार बोल रहे हैं। नम्रता, बीजेपी के जिला अध्यक्ष अपनी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, कितनी मुश्किलें बढ़ सकती है बीजेपी की और क्या कोई एक्शन पार्टी की तरफ से अभी तक लिया गया इन पर? देखिए, इससे बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है उल्लासनगर में, क्योंकि वहां पर शिवसेना की और बीजेपी की अच्छी खासी बॉन्डिंग है, अच्छी खासी ताकत है, जिस दोनों के मिलकर ही अच्छे खासे वोट आते थे। और बीजेपी ने, महायुति ने जो कैंडिडेट खड़ा किया है कुमार एलानी, उनको शिवसेना के समर्थन से ही वोट मिलते थे। लेकिन जो बयान अब बीजेपी जिलाध्यक्ष की तरफ से दिया गया वो काफी ज्यादा विवादित है और वहां पर माहौल भी जो है वो खराब हो सकता है। शिवसेना के जो कार्यकर्ता है वो आक्रामक हो सकते हैं, खुद के ही गठबंधन यानी कि बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करने की भी बात जो है वो सामने आ रही है। फिलहाल इस पर किसी बड़े नेता का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि बीजेपी इस बयान से जरूर दरकिनार करेगी और अपने आप को अलग रखेगी, क्योंकि इस तरह के बयान जो है वो नुकसान ही पहुंचा सकते हैं। और ऐसे में जो मैं आपको बता रही थी, उल्लासनगर में बीजेपी जीतती है तो शिवसेना के समर्थन से जीतती है, और ऐसे में ये बयान बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा। और चुनाव के ठीक पहले ये जो बयान है वो उनके जो उम्मीदवार हैं महायुति के कुमार एलानी, उनके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को गद्दार भी कहा है और बीजेपी में शामिल होने की बात, इन सभी चीजों की टिप्पणी को देखते हुए जो है शिवसेना के जो कार्यकर्ता है उनमें काफी ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है। और जो हमारे पास जानकारी है कि कहीं ना कहीं रामचंदानी के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी जो है वो शिवसेना के कार्यकर्ता कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के बड़े नेता इस पूरे मामले पे क्या समझाते हैं वो देखना होगा। बिल्कुल नम्रता, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो देखिए यही आरोप विपक्ष की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जाते रहे हैं और अब उन्हीं की पार्टी के नेता बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छठ का महापर्व नजदीक है और हमने आपसे कुछ दिन पहले भी कहा था कि दिल्ली में छठ का पर्व सियासी पार्टियों के लिए यमुना पर सियासत का पर्व हो जाता है, क्योंकि ऐसा समय होता है जब सभी सियासी पार्टियों को, चाहे वो कोई भी हो, यमुना में प्रदूषण की चिंता होने लगती है, क्योंकि दिल्ली में पूर्वांचलियों का बड़ा वोट बैंक है। अब ऐसे में कहां तक पहुंची है दिल्ली में ये सियासत, देखिए इस रिपोर्ट। दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियों के बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गई हैं। चिराग दिल्ली के सतपुड़ा ग्राउंड पर मनाई जाने वाली छठ पूजा को लेकर दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सतपुड़ा ग्राउंड के एक गेट पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज तो दूसरे गेट पर बीजेपी पार्षद शिखा राय लोगों के साथ पहुँच गयी। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज के विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर छठ का जो पर्व है उसको मनाने को लेकर एक सियासी घमासान जो है वो इस वक्त हो रहा है। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि इजाजत होने के बाद भी छठ पूजा मनाने में बीजेपी अड़चन डाल रही है और वो गरीब लोग यहाँ पे सालों से छठ पूजा मना रहे हैं। नंबर 1, चिराग दिल्ली का दलित समाज 300 सालों से इस रास्ते को इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की डीडीए ने पिछले 1 महीने से इस रास्ते को बंद कर दिया है। बीजेपी भी कहां चुप रहती। उसका कहना है कि डीडीए ने जन सेवा समिति को कामकाज की इजाजत दे दी है, लेकिन आतंक फैलाकर आम आदमी पार्टी लोगों को भगा रही है। जो भी छठ पर्व को मनाने के लिए लेने होते हैं वो सारे इस समिति ने लिए, डीडीए ने बाकायदा उनको परमिशन दी है और ये समिति यहाँ 16 साल से इस सतपुड़ा डीडीए पार्क में ये छठ के महापर्व को मनाती आई। इस विवाद की शुरुआत हुई दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट से। आतिशी ने आरोप लगाते हुए लिखा कि बीजेपी पूर्वांचलियों से नफरत करती है। इनकी राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि ये ग्रेटर कैलाश में डीडीए के जरिए छठ घाट पर रोक लगा रहे हैं। आस्था के महापर्व छठ को लेकर ऐसी ओछी राजनीति बर्दाश्त नहीं होगी। बीजेपी को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। विवाद बढ़ा तो बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने आरोप लगाया
कि आम आदमी पार्टी ओछी राजनीति कर रही है। अगर कहीं पर डीडीए कॉरपोरेशन से कोई दिक्कत आती है तो लोगों को दिक्कत ना आए, उसके लिए हमने बैठक रखी है। वो बताएं, प्रूफ करें किस डीडीए के अधिकारी ने छठ घाट को तोड़ा है। पहले यमुना की साफ सफाई को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोपों का दौर चला और अब छठ घाट को लेकर तनातनी बढ़ गई है। छठ पर्व में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में सियासत कहीं महापर्व पर भारी न पड़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आपको देते हैं। खबर है उत्तराखंड से, जहां पर रुद्रप्रयाग में आज बाबा केदारनाथ के कपाट बंद हो गए हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बाबा केदार के कपाट बंद कर दिए गए हैं और बाबा की डोली शीतकालीन प्रवास के लिए ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ के प्रस्थान कर चुकी है। आर्मी बैंड की धुन पर बाबा के भक्त जमकर झूम रहे हैं। बाबा केदारनाथ के दर पर भक्तों का सैलाब उमड़ा है। तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। ये तस्वीरें जब बाबा केदार के कपाट बंद कर दिए गए हैं। देखिए किस तरीके से धुन के साथ, और हर बार देखिए शीतकाल के लिए ये कपाट बंद कर दिए जाते हैं। प्रोटोकॉल रहता है, उसी को फॉलो करते हुए आज भी ये कपाट बंद कर दिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।